ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग आज एक प्रोग्राम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही। पीछे भी बनाए थे लेकिन आज इस प्रोग्राम को बनाएंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये प्रोग्राम कैसे बनाइएगा। तो देखिए, पहले मैं लिख देती हूँ हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन C++। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों नंबर को आप स्टोर कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये प्रोग्राम बनेगा कैसे। तो आप कहेंगे कि मैम सबसे पहले दोनों नंबर को आप इनपुट करा दीजिए। तो वेयर यू हैव टू इनपुट दैट नंबर। तो लेट सपोज कि वो नंबर हमारा एक C1 है और दूसरा क्या है, C2 है। ठीक है, इस C1 C2 में आप क्या करेंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबर को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, है ना। और इसको आप कहेंगे कि ये C1 C2 में हम इनपुट करेंगे। सवाल उठता है कैसे इनपुट करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैम हमेशा की तरह आप एक कॉम्प्लेक्स क्लास बना लीजिए, नाम कुछ भी रखा जा सकता है ना। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर रियल पार्ट कर लेंगे और दूसरा इंटीजर इमेजिनरी पार्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट हम इस क्लास का बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि ये रियल और इमेजिनरी स्टोर होगा। ठीक है, तो एक इनपुट फंक्शन भी लगे हाथ हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये इनपुट फंक्शन का काम क्या होगा कि सी इन जब हम लोग करेंगे तो ये रियल इनपुट करेगा रियल पार्ट में और ये इमेजिनरी पार्ट में। अब सवाल उठता है कि ये किसके रियल पार्ट में, किसके इमेजिनरी। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम बाउंड करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट में, है ना। उसके बाद आप क्या करिएगा, चलिए एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन में जो नंबर मेरा दो सब्ट्रैक्ट होगा उसको इसमें पास करा देंगे हम लोग, है कि नहीं। आखिर इसमें कैसे वो पता पड़ेगा कि भाई ये नंबर किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम लोग कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो अपने को पता है कि डिक्लेरेशन के वक्त हमको पैरामीटर अगर पास कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने दो डेटा टाइप दे दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही आप पास करने वाले हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आउटपुट फंक्शन एक बनाएंगे। ये इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसी में दे देते हैं डेफिनेशन। तो सी आउट जब ये करेगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को ये सी आउट कर देगा। चलिए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्लास का क्लोजिंग कर दिया हमने, है ना। क्लास का क्लोजिंग हमेशा आप सेमीकोलन दे करके करते हैं। और अब सवाल उठता है कि ये जो सब्ट्रैक्ट फंक्शन है जिसको आपने क्या किया है, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। आपको मजा आएगा, आराम से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करिएगा, पहले कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम लिखिएगा। इसका सिंटेक्स यही होता है ना कि जब हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमको किसका मदद लेना पड़ता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। बहुत अच्छे से आपको याद है, मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किया है उसके लिए। तो ये जो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स लिख दिया आपने। उसके बाद आप कहेंगे कि अब आप ऐसा करो, यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डाल दो और फिर फंक्शन का नाम लिखो जो कि यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्ट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स। और जैसे यहाँ पर हम लोग C1 और कॉम्प्लेक्स C2 को रिसीव कर लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से इसमें C1 और C2 आपका आ गया। अब आप क्या करिएगा, रियल पार्ट जो होगा वो रियल क्या होगा, C1 के रियल को सब्ट्रैक्ट किससे कीजिएगा, C2 के रियल से, है ना। और C2 का जो इमेजिनरी कैसे करिएगा, तो ये होगा C1 का इमेजिनरी को माइनस किससे कर दीजिएगा, C2 के इमेजिनरी से। अब सवाल उठता है कि ये जो हमने रियल और इमेजिनरी लिखा है, तो आप कहोगे मैम ये रियल इमेजिनरी किसका होगा, तो ये उसका होगा, उस ऑब्जेक्ट का जिसके साथ हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब चलते हैं समझते हैं ये फंक्शन कॉलिंग करने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि ये जो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होगा क्योंकि आपने कुछ नहीं दिया है। यानी कि इस दोनों मेंबर को सिर्फ और सिर्फ इस क्लास का ही फंक्शन एक्सेस करेगा, है कि नहीं। लेकिन चूंकि इनपुट सब्ट्रैक्ट आउटपुट ये सब जो फंक्शन आपने बनाया है ये सब मेन से कॉल होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक। नहीं तो आपका ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि एक्सेस ही पॉसिबल नहीं है तो आप प्रोग्राम कैसे कॉल कर रहे हो, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ क्या
क्या लिखेंगे, मेन बनाएंगे। मेन में क्या करने वाले हैं आप, कहोगे मैम सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर नाम मैं बदल देती हूँ, क्या ठीक रहेगा ना। देखिए यहाँ नाम मैंने N1 N2 N3 लिख देती हूँ। ठीक है, N1 N2 और N3 लिख देती हूँ। 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाया, पर इसमें कोई डाटा गया, आप कहोगे बिल्कुल नहीं गया। डाटा कैसे डालोगे N1 ऑब्जेक्ट में, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आप कहोगे इसीलिए तो आपने इनपुट फंक्शन बनाया। आप यहाँ लिख दीजिए N1 डॉट इनपुट। जब भी हम क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं आउटसाइड क्लास, तो ऑब्जेक्ट का नाम देना आपको जरूरी होता है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल आउटसाइड क्लास है ना, मेन तो किसी क्लास का पार्ट है नहीं, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना ही देना है। तो जब आप N1 डॉट इनपुट करेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए, मेमोरी तो N1 N2 N3 का यहीं पर लोकेट हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं बना देती हूँ N1 N2, और N3 का मैं किधर बनाऊं, चलिए अभी पहले N1 N2 यहाँ बनाती हूँ, है ना। तो N1 का भी एक रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, N2 का भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ आपने बना लिया, ठीक है। N1 N2 का इमेजिनरी पार्ट, यहाँ रियल पार्ट, और फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका बन गया। अब आप क्या करने वाले हैं कि N1 डॉट इनपुट जब आप कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, इनपुट फंक्शन पर। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या होंगे, डाटा आपका इनपुट होगा। तो सपोज आपने डाटा 7 इसमें डाल दिया और इसमें 3 डाल दिया, हो सकता है ऐसा। अब आप क्या कर रहे हैं, कहेंगे कि अब N2 में भी डाटा इनपुट करना है, तो आप क्या करने वाली हैं, तो सिमिलरली N2 डॉट इनपुट हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, इनपुट फंक्शन पर। इसको एग्जीक्यूट करके ही वापस आएगा। लेकिन इस इनपुट में क्या होगा, ये रियल और इमेजिनरी किसके साथ जाएगा, N2 ऑब्जेक्ट में, है ना। तो ये हमको लगता है कि यहाँ पर मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ, यहाँ 1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये रियल पार्ट 3, यहाँ 1 हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इनपुट तो हो गया। अब आप कहोगे मैम आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करिएगा तो ये किस ऑब्जेक्ट में आप डाटा भेजना चाहते हैं, तो हम कहते हैं चलो N3 में डाल देते हैं। तो N3 डॉट जब आप सब्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, देखिए क्या लिखा है आपने, सब्ट्रैक्ट ही तो फंक्शन का नाम लिखा है ना, सब्ट्रैक्ट लिखा है SUB, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, N1 और N2 को पास कर रहे हैं, पैरामीटर पासिंग टेक्निक हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए जब आप N1 को पास कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होगा, N1 का डाटा किस में कॉपी होगा, C1 में, क्योंकि यहाँ आपने C1 लिखा है। तो देखिए N1 में क्या है 7, तो C1 के रियल पार्ट में 7 जाएगा। N1 के इमेजिनरी में क्या है 3, तो C1 के रियल में इमेजिनरी में 3 कॉपी हो जाएगा। एग्री। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये पैरामीटर पासिंग टेक्निक में यही होता है ना कि पैरामीटर इसका वैल्यू उसमें जाके कॉपी हो जाता है। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं इस बात को, है ना। नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। सॉरी। अब ये जो N2 है, N2 में देखिए आपने क्या लिया है, 3 और 1 लिया है। तो N2 का वैल्यू किस में कॉपी होगा, C2 में, जो सेकंड पैरामीटर हो सेकंड में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या चला जाएगा 3, और ये क्या चला जाएगा 1। क्लियर है। तो इस तरह से जब आपका फंक्शन कॉल हुआ तो सब्ट्रैक्ट में इसी लाइन में क्या होगा, ये कॉपी हो गया। अब देखिए क्या होना है, ये जब रियल और इमेजिनरी आपने लिखा है, तो ये रियल इमेजिनरी किसका, N3 का, क्योंकि N3 के साथ आपने कॉल किया है, इसको डॉट लगा के, है ना। तो N3 का जो रियल होगा, चलिए यहाँ मैं बनाती हूँ इसको, है ना। ये आपका हो गया N3 ऑब्जेक्ट, और इसमें जो रियल है और इसका जो इमेजिनरी है, ये आपका रियल हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि C1 का रियल, देखिए C1 का रियल में क्या है 7 माइनस C2 का रियल 3, तो ये इसमें क्या चला जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4। उसी प्रकार से C1 का इमेजिनरी क्या है 3 और C2 का इमेजिनरी क्या है 1, तो ये कितना चला जाएगा 2। तो ये 4 और 2 आपका N3 ऑब्जेक्ट में चला गया। तो आप कहोगे कि मैम हमको दिखाई थोड़ी ही देगा, बिल्कुल नहीं देगा, सच में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये N3 के ऑब्जेक्ट यानी मेमोरी में चला गया है, ठीक। तो इसको आउटपुट करना पड़ेगा। तो आपको आउटपुट किसका चाहिए, N3 ऑब्जेक्ट का आउटपुट चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखिएगा आप N3 डॉट आउटपुट। तो ये अब आपको आउटपुट फंक्शन कॉल होगा जो आपने यहाँ लिखा है। तो जब ये रियल और इमेजिनरी प्रिंट करेगा तो ये किसका करेगा, 4 और 2 को करेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट कॉल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन कैसे फंक्शन से होता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यही आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत एक ही प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स का लेकर के कई तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिए, बार बार जो 3-4 मैंने बनाया है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है।
मैं एक बार फिर से देखिए आपको बता देती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स मैंने क्या किया, एक क्लास बना दिया जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट डाल दिया। इस डाटा के ऊपर कौन क्या क्या ऑपरेशन होना है उसके लिए अलग अलग फंक्शन बनाना होता है, क्लास में ये होता है। तो चूंकि इस डाटा में एक काम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर तीसरा काम क्या करेंगे, डाटा को आउटपुट लेंगे। तो ये 3 फंक्शन इसी डाटा के ऊपर ऑपरेट होना है, इसीलिए हमने 3 फंक्शन बना लिया। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मैम आपने इसको प्राइवेट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये तीनों फंक्शन ही सिर्फ इस डाटा को एक्सेस कर रहा है। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही आपने समझा है कि ये चूंकि यही तीनों फंक्शन इसको एक्सेस किया इसलिए इसको प्राइवेट रखा है हमने। अगर हम इसको मेन में यूज करते तो इसको पब्लिक बनाना पड़ता, और यही C++ के प्रॉपर्टी को कहा जाता है डाटा हिडिंग। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, डाटा हिडिंग। और मैं सच बात बताऊं आपको, तो इस तरह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नई चीज को डिफाइन करते हैं तो इस डेफिनेशन को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। समझे, एब्स्ट्रैक्शन इसमें इसलिए कहा जाता है। चलिए, आपको इतना सब कुछ बोल के मैं परेशान नहीं करूंगी, मैं अगले वीडियो में ये सब बात बताऊंगी। ठीक है ना, अभी फिलहाल इसी बात को आप समझिए। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फंक्शन बनाया। अब सवाल उठता है कि इसमें रियल इमेजिनरी लिखा, तो ये किसके रियल इमेजिनरी में जाएगा, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल करेंगे, जैसे N1 के साथ कॉल किया तो N1 के रियल इमेजिनरी में डाटा चला गया। फिर आपने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये चूंकि 2 ऑब्जेक्ट इसको चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए इसमें पैरामीटर पास कर दिया। अब कर दिया तो जब हमने N1 N2 के साथ इसको कॉल किया तो N1 C1 में कॉपी हो गया, N2 C2 में कॉपी हो गया। फिर इसको माइनस करके फिर N3 में ये चला जाएगा क्योंकि N3 के साथ इसको कॉल किया है। तो जब आप आउटपुट लेंगे तो वो N3 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने N3 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कॉल किया है, तो रिजल्ट आपका N3 में है। अगर आप कहेंगे कि मैम यहाँ N1 डॉट आउटपुट लिख दे तो लिख दीजिए, लेकिन आपको आउटपुट N3 का नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, N1 का। दैट इज नॉट सब्सट्रैक्शन। कंपाइलर बिल्कुल एरर नहीं देगा आपको। आउटपुट में क्या दे देगा, जो N1 में आप 7 3 आप प्रिंट किए हैं, इनपुट किए हैं, वो दे देगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपका रिजल्ट किस में है, N3 ऑब्जेक्ट में, तो आपको आउटपुट को N3 में क्या करना है कि कॉल करना है, N3 डॉट आउटपुट। क्लियर हो गया ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसमें कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली हमको लगता है आपको ये लेक्चर सीरीज मेरा बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर इसमें कुछ आपको सुधार का जरूरत है या कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।